हम सभी मुसलमानों पर 5 बातें फर्ज हो जाती है। फर्ज यानी क्या? वो कंपलसरी चीज है जो हमें करना ही जरूरी है हमारी जिंदगी में। अब वो 5 फर्ज कौन से है? एक तो है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है हज और पांचवा है जक़ात। अब इन्हीं पांचों फर्ज को करना बहुत आसान बात है। जैसे कि पहला फर्ज हम अगर बात करेंगे तो है कलमा। कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। इस बात की हमें गवाही देनी है और इसी पे हमें हमारी पूरी जिंदगी हमारी गुजारनी है। दूसरा फर्ज हमारे ऊपर होता है नमाज, जो कि कुल 24 घंटे में से अगर हम 1.5 से 2 घंटे अगर हम नमाज को देंगे ना, तो हमारी नमाज फर्ज भी अदा हो जाएगी, जिसे हमें पूरे 1.5 से 2 घंटे जो है हमें एक साथ नहीं देने, उसको भी हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे टप्पे में देनी है। जैसे कि फजर हो गया, जोहर हो गया, असर हो गया, मगरिब हो गया और ईशा हो गई। अगर हम इन 1.5 से 2 घंटे अगर हम 24 घंटे के निकालते हैं और हम ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तो हमारा दूसरा फर्ज भी अदा हो जाएगा। तीसरा फर्ज रहता है हमारे लिए रोजा, जो कि साल में हमें एक ही महीने में देना होता है, साल में एक ही बार आता है। 29 या 30 रोजे हमारे ऊपर फर्ज हो जाते हैं। जो भी जिस साल के जितने भी रोजे आएंगे चांद के मुताबिक, उस तरीके से हमें उतने रोजे पूरे करना हमारे ऊपर फर्ज हो जाते हैं, जो कि साल में एक ही बार है। और चौथा फर्ज है हमारे ऊपर हज। अगर आपके माली हालात है तो जिंदगी में आपको आपके पूरी लाइफ स्पैन में आपको एक बार आपका हज करना आपके ऊपर फर्ज हो जाता है, अगर आपके माली हालात है तो। और पांचवा फर्ज वो जक़ात। अगर आप साहिब निसाब को पहुंचते हो तो आपको आपके माल के ऊपर 2.5% जक़ात अदा करनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ना तो आलिम हूं ना तो मुफ्ती हूं, मैं भी आपकी तरह एक कॉमन मैन हूं, जिसका काम है खुद के लिए और आपके लिए रिसर्च करना, हदीसों के जरिए मुफ्तियों उलमाओं से मालूमात हासिल करना और आप तक सही मालूमात को पहुंचाना। हमारा जो काम है उसी काम के जरिए में, उसी काम के हालत में सिर्फ आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि हम शेयर मार्केट के लोग हैं, तो शेयर मार्केट में हुआ जैसे कि इंट्राडे से हुआ होगा, स्विंग ट्रेडिंग से हुआ होगा, जो भी मुनाफा आपको हुआ है आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स पर, म्यूचुअल फंड्स पर, एसआईपीज पर किस तरीके से ज़कात कैलकुलेट होंगी, जानेंगे आज के इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अल्फैज और आप देख रहे हैं शरिया स्विंग्स। अब ज़कात अदा करना हम मोमिनों के लिए फ़र्ज है, ये तो हम जान चुके। पर अब अगर ज़कात कैलकुलेशन करनी है तो वो कैसी करनी होगी? अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स है तो उसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो उसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? साल भर की हमारी जो इनकम हुई है ट्रेडिंग से, उसके ऊपर हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? ये हम सारे कैलकुलेशंस आगे चलकर देखेंगे। पर वो कैलकुलेशन समझने से पहले हमें ज़कात के कुछ बेसिक्स है, उन्हें हमें समझ कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जानते हैं वो बेसिक्स क्या-क्या है? ज़कात अदा करने के लिए आपको खुद को साहिब निसाब पर पहुंचना जरूरी हो जाता है। अब साहिब निसाब पर कौन पहुंचता है हम लोग इसी वीडियो में आगे चलकर देखेंगे, तब तक के लिए आप इसी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। साहिब निसाब पर जो पहुंचेगा उसके ऊपर ज़कात अदा करना फर्ज हो जाएगा। अब साहिब निसाब पर जो कोई भी पहुंचेगा उसको उसके कुल कीमत का, कुल पूरे जो कुछ भी उसके पास कुल कीमत होगी या रकम होगी, जो भी उसका माल होगा, उसके ऊपर उसको 2.5% ज़कात अदा करनी होगी। अब 2.5% ज़कात अदा करने के लिए आपका माल, आपका बिजनेस का कैपिटल होना चाहिए, या तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, जो कुछ भी आपका साल भर का जमा माल होना चाहिए, उसके ऊपर ही 2.5% ज़कात लगेगी। पर अगर आपका खेती का माल है, खेती से हुई हुई इनकम है, या तो आपके पास जानवर होंगे, या तो फिर आपको कोई खजाना मिला हुआ है, इसके ऊपर अलग अलग तरीके के ज़कात के परसेंटेज होंगे। वो आप आपके करीबी उलमाओं से जानकारी आप ले सकते हैं, मालूमात आप निकाल सकते हैं। वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी हालत में कितने फीसद ज़कात अदा करनी होगी। ज़कात आपको साल भर के माल पर एक बार अदा करनी होगी, चाहे वो हर महीने आप थोड़ी थोड़ी कर कर अदा कीजिए, चाहे तो आप पूरी साथ में साल खत्म होने से पहले अदा कीजिए। जो चीज को आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो या आपकी फैमिली इस्तेमाल में ले रही है, वो चीज आपकी ज़कात में नहीं ऐड होगी। जैसे कि आप किसी घर में रह रहे हो, वो घर आपका खुद का है, तो उसको आप ज़कात के अंडर नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर आपका समझ लीजिए कोई बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आप अगर बिजनेस यूज करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए आप किसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी दुकान का इस्तेमाल कर रहे हो, फर्नीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको आप ज़कात के अंदर नहीं पकड़ेंगे। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ज़कात में पकड़ना है। जैसे कि आपके कैपिटल से आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, वो प्रोडक्ट को आप बेचेंगे। जो आपका ऑपरेटिंग कैपिटल है, जो आपका ऑपरेटिंग जो पैसा है, उस पैसे के ऊपर आपको ज़कात अदा करनी होगी। कौन होता है साहिब निसाब? अब नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में चीज़ों की लेन देन चीज़ों के बदले में की जाती थी, या तो करेंसी के बदले में गोल्ड या सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए ज़कात कैलकुलेशन में उस ज़माने से गोल्ड और सिल्वर को यूज़ किया जाता है। अब जिसके पास नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 7.5 तोला
सोना हुआ करता था वो साहिब निसाब कहलाता था, और 52.5 तोला जिसके पास चांदी हुआ करती थी वो साहिब निसाब कहलाता था। अब नबी अलैहिस्सलाम का 7.5 तोला सोना यानी आज के जमाने का 85 ऑफ ग्राम गोल्ड होता है। वो क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 1 तोला सोना यानी आज के ज़माने का 11 से 12 ग्राम गोल्ड होता है। तो वहीं पे अगर आज के ज़माने का 1 तोला सोना देखा जाए तो 10 ग्राम होता है। इसीलिए ये डिफरेंस यहाँ पे पैदा होता है। 7.5 तोला सोना नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने का यानी आज के ज़माने का 85 ऑफ ग्राम गोल्ड जिसके पास है वो साहिब निसाब कहलाएगा। और चांदी की अगर मैं बात करूँ तो 52.5 तोला चांदी यानी आज के ज़माने का 585 ग्राम सिल्वर, या तो कई किताबों में ये भी जिक्र है 612 ग्राम सिल्वर, या तो 720 ग्राम तक के सिल्वर का भी जिक्र कई किताबों में आता है। पर यहाँ पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा, यहाँ पर हमें ज़कात अदा करनी है जो कि हमारे ऊपर फर्ज है। तो हम यही देखेंगे कि जो लोएस्ट वैल्यू है उसी को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, यानी 585 ग्राम सिल्वर जिसके पास होगा वो साहिब निसाब कहलाएगा। अब मैं जिस जगह रहता हूं उस जगह पे अगर 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की कीमत देखी जाए तो 5,20,000 से ऊपर की बनती है। अगर मेरे पास 5,20,000 रुपए का गोल्ड है तो मैं साहिब निसाब कहलाऊंगा। और अगर सिल्वर की अगर कीमत देखी जाए तो 585 ग्राम सिल्वर की कीमत आज के तारीख में मैं जहां पर रहता हूं वहां के कीमत के हिसाब से 45,000 रुपए की सिल्वर की कीमत होती है। अब अगर 45,000 रुपए से ज्यादा का सिल्वर अगर मेरे पास है, या तो 45,000 रुपए का सिल्वर है तो मैं साहिब निसाब कहलाऊंगा। और अगर बाकी की चीजों की अगर कैलकुलेशंस की जाए तो हदीस से साबित है ये दो कमोडिटी में से जो सस्ती कमोडिटी होगी उसको हम बाकी के हमारे माल के साथ में कंपेयर करेंगे। अगर मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है जो कि सिल्वर से ज्यादा कीमत का है, यानी अगर सिल्वर की कीमत देखी जाए, सिल्वर और गोल्ड में दोनों की कीमत देखी जाए तो सब में सस्ता सिल्वर है आज के तारीख में, तो सिल्वर को हम बाकी जगह पे कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। अगर मेरे पास 45,000 से ज्यादा का अगर कैश पड़ा हुआ है तो मैं साहिब निसाब कहलाऊंगा। या तो मेरे पास कुछ ग्राम एक 10-15 ग्राम कुछ सिल्वर पड़ा हुआ है, या तो 1 आधा ग्राम मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, या कुछ कैश पड़ी हुई है, वो कुल मिलाकर अगर 45,000 से ज्यादा की कीमत जा रही है तो मैं साहिब निसाब कहलाऊंगा। यानी कहीं पर भी अगर आप किसी भी चीज के साथ में कैलकुलेशन करेंगे तो अगर वो कैलकुलेशन मेरे जगह के हिसाब से सिल्वर का मेरा जो 585 ग्राम सिल्वर की जो आज की तारीख में कीमत हो रही है 45,000 रुपए से ज्यादा की, तो आज की तारीख में अगर मेरे पास 45,000 से ज्यादा की अगर माल पड़ा हुआ है तो मैं साहिब निसाब कहलाऊंगा, और मुझे उसके ऊपर 2.5% जकात अदा करना मेरे लिए वो फर्ज कहलाएगा। आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, जकातें सारी रमजान महीने में निकाली जाती है। पर ध्यान से सुनिएगा, रमजान महीना सिर्फ रमजान महीना ही जकात देने का महीना नहीं है, बल्कि 12 महीने में आप कभी भी जकात अदा कर सकते हो। हर एक का साहिब निसाब होने का वक्त अलग अलग होता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए एक तारीख पे पड़ा है तो अगले साल के उसी तारीख तक आने तक के अगर आपके पास वो 1 लाख रुपए रहेंगे तो आप उस तारीख को साहिब निसाब कहलाओगे। अब आमतौर पर लोग ऐसा क्यों करते हैं कि रमजान में ही जकातें आदमी निकालते हैं। समझ लीजिए आज रमजान की 15 तारीख है, और 15 तारीख को अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, और इस रमजान से लेके अगले रमजान तक मेरे पास फिर से वही 1 लाख रुपए अगर रहेंगे तो मैं उस तारीख को साहिब निसाब कहलाऊंगा। पर अगर इस रमजान से लेकर अगले रमजान तक के उस कीमत में अगर बढ़ोतरी आई, 1 लाख रुपए से मेरे चढ़कर 1.5 लाख रुपए अगर हो गए, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, उस रमजान में मैं 1.5 लाख रुपए के ऊपर जकात अदा करूंगा। उससे क्या होगा, उस 50,000 पर मेरी एडवांस जकात अदा हो जाएंगी। क्यों, तो मुझे मालूम नहीं है इस रमजान के बाद में अगले रमजान के आने तक के बीच में किस किस तरीके से मेरी रकम बढ़ते गई है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हर एक रकम पर धीरे धीरे मेरे साहिब निसाब होने का वक्त हल्का हल्का मेरा बदलता जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, रमजान की 15 तारीख को मैं फिक्स कर लूंगा कि इस तारीख से पहले पहले मुझे मेरी जकात अदा करनी है, और 1.5 लाख रुपए मेरी जब रकम हो जाएगी तब मैं 1.5 लाख रुपए पर जकात अदा करूंगा 2.5%। उससे क्या होगा, मेरे 50,000 पर एडवांस में जकात अदा हो जाएगी, और फिर उसके बाद में आने वाला तीसरे साल पे जब मैं जकात अदा करने जाऊंगा तो उस 1.5 लाख रुपए पे फिर से मैं जकात अदा करूंगा, और उसके अंदर भी अगर कुछ बढ़ोतरी हुई होगी तो उसके अंदर भी मैं जकात अदा करूंगा। उससे क्या होगा, मुझे अपने जकात की अदा करने के लिए कैलकुलेशंस में तकलीफ नहीं होगी, डेट में मैं कब साहिब निसाब हो रहा हूँ ये मुझे ध्यान रखने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं साल की एक डेट मुकर्रर कर लूंगा, उस तारीख को मैं जकात अदा कर लूंगा। पर हम मोमिन भाइयों को ये काम करना बहुत जरूरी हो जाता है कि साल भर हम थोड़ी थोड़ी जकातें निकालती रहे, जिससे गरीबों का फायदा हो सके। गरीबों के लिए इस्लाम में जकात का यही मतलब है कि गरीबों के लिए
ज़कातें निकलती रहे, इसीलिए ये सब मामूल बनाया जा चुका है ज़कात का। पर हम लोग क्या करते हैं, साल में एक ही बार ज़कात निकालते हैं। गरीबों को साल भर ज़कात की ज़रूरत होती है, साल भर पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि ज़कात के ज़रिए से पूरी की जा सकती है। इसीलिए हमारा काम बनता है कि साल भर हम थोड़ी-थोड़ी ज़कातें निकालते रहें। सारे बेसिक समझने के बाद में हम आ चुके हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, उसके अंदर जो कमाई हो रही है या उसके अंदर जो कैपिटल यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर एक्चुअल में किस तरीके से ज़कात कैलकुलेशन होगी। लेट अस सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है आज के तारीख में। आने वाले साल के आज ही की तारीख तक अगर मेरे पास वो 1 लाख रुपए बढ़ भी जाते या कमी हो जाते और मैं उसके अंदर साहिब निसाब कहलाऊंगा, तो मुझे उसके ऊपर 2.5% ज़कात देना कंपलसरी हो जाएगा। अगर मेरी उसके अंदर प्रॉफिट के साथ में अगर अमाउंट बढ़ जाती है, तो मैं उसके ऊपर भी ज़कात अदा कर दूंगा। क्यों? क्यों तो वो जो प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा वो धीरे-धीरे बढ़ेगा और उस प्रॉफिट के ऊपर मैं कब साहिब निसाब कहलाऊंगा, ये मैं नहीं जानता। इसके लिए मैं एडवांस में ही उस पे कर दूंगा, जिससे मुझे आसानी रहेगी कि मैं कब साहिब निसाब हो रहा हूँ, ये करने के लिए मेरी एक तारीख मुकर्रर हो जाएगी। अब समझ लीजिए आज के तारीख के बाद में मैं जो 1 लाख रुपए आज के तारीख में जो इस्तेमाल करना शुरू कर रहा हूँ और आने वाले साल के आज ही की तारीख तक अगर मैं वो 1 लाख रुपए में से कुछ पैसे खर्च भी कर लेता हूँ या प्रॉफिट खर्च कर लेता हूँ, तो उस तारीख तक जितने पैसे पे बचे रहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, उतने पर ही मुझे ज़कात अदा करनी होगी, उतने पर ही मैं साहिब निसाब कहलाऊँगा। क्यों तो जो अमाउंट आपके पास पूरे साल भर जो आपके पास रहेगी, साल भर आपके जमा पूंजी में वो रहेगी, जो साल भर आपने जिसे संभाल कर रखा है, उसके ऊपर ही आपको ज़कात अदा करनी है 2.5%। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या म्यूचुअल फंड में की गई इन्वेस्टमेंट हो, इसके ऊपर किस तरीके से ज़कात कैलकुलेट करते हैं जानेंगे हम 3 मेथड्स के ज़रिए। अब ये तीनों मेथड्स के अंदर कोई भी मेथड से आप अगर कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपकी ज़कातेबल अमाउंट आपको कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगी। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है और कौन से मेथड से आपकी ज़कात परफेक्ट जा रही है। उसके अंदर ये तीनों जो मेथड है मैंने islamicfinanceGuru.com से ली हुई है। आप जाकर उस वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको इसके बारे में और मालूमात मिल सकती है। अब मैं पहले आपको तीनों मेथड्स बता देता हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट पहला रूल, दूसरी मेथड है ज़कातेबल एसेट्स, तीसरी मेथड है 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर हम पहली मेथड को देखते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट यानी इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट की आज के तारीख में जो वैल्यू बन रही है, शेयर्स के अंदर हो या म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो, उसकी टोटल अमाउंट का हम कैलकुलेशन करेंगे, टोटल निकालेंगे और उसको हम 2.5% से 2.5% उसकी हम ज़कातेबल अमाउंट क्या होती है ये हम निकाल कर उसका कैलकुलेशन करके ज़कात अदा कर देंगे। लेट अस सपोज मेरे पास 25,000 रुपए के XYZ कंपनी के शेयर से, 25,000 रुपए के ABC कंपनी के शेयर से और 10,000 रुपए के PQR कंपनी के शेयर से और 40,000 रुपए की मेरी म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू हो रही है। ये टोटल की वैल्यू आ रही है 1 लाख मिलाकर। अब इस 1 लाख रुपए का 2.5% यानी 2,500 रुपए मेरा ज़कातेबल अमाउंट बन जाएगी, जो मुझे अदा करना मेरे लिए फर्ज हो जाएगा। दूसरी मेथड है ज़कातेबल एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि बाबा अगर आपका कोई भी बिजनेस है जिसके अंदर आप अगर कोई भी गाड़ी यूज कर रहे हो, फर्नीचर यूज कर रहे हो, जो चीज आप आपके खुद के बिजनेस के यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो चीज के ऊपर ज़कात नहीं होगी, बल्कि जो भी आपका लिक्विड कैश होगा, जैसे कि मटेरियल होगा, आपका मटेरियल के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर जो भी आपके जो कैश फ्लो हो रहा होगा बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर आपको ज़कात अदा करनी है। तो ये बेसिक्स यहाँ पर भी यूज किया जाता है कि अगर देखो आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो, ओनर बन रहे हो। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप उस शेयर को आपके होल्डिंग्स में अगर होल्ड कर रहे हो, तो तुम उस कंपनी के मालिक हो। अब उस कंपनी के आप जब मालिक हो, तो आपका ये काम बनता है कि आपके एक्चुअल में उस कंपनी में लिक्विड एसेट्स कितना है उसको कैलकुलेट करें और उसके ऊपर ज़कात अदा करें। अब वो कैलकुलेशंस कैसे होगा? पहले तो आपको उस कंपनी के ज़कातेबल एसेट्स कितने हैं ये मालूम करना होगा। जैसे कि उस कंपनी में कैश कितना है, इन्वेंट्रीज कितनी है, कैश इक्विवेलेंट कितना है, ये सब कुछ आप मालूम करोगे तो आपको एक्चुअल में ज़कातेबल एसेट्स कितने हैं ये आपको फिगर आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात, आपको उस कंपनी का मार्केट में कैपिटलाइजेशन कितना है ये भी देखना जरूरी है। अब इन दोनों बातों को आप अगर डिवाइड करोगे ना, तो इंटू 100 करोगे तो एक्चुअल में लिक्विड एसेट्स यानी ज़कातेबल एसेट्स कितने हैं वो परसेंटेज में आपके सामने फिगर आ जाएगी। उसके जरिए से आपका एक्चुअल में उसके अंदर कितना लिक्विड एसेट है ये आप जान पाओगे और उसके ऊपर ज़कात फाइंड कर पाओगे, कितने परसेंट में आपको ज़कात उसकी, कितनी ज़कात आपकी उसके ऊपर निकल रही है। मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। लेट अस सपोज XYZ कंपनी है जिसके कैश इक्विवेलेंट 10 करोड़ रुपए के हैं और उस कंपनी का मार्केट में कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ रुपए का है।
अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो निकल कर आंसर आएगा 10%। अब ये जो 10% है ये इसका एक्चुअल में लिक्विड एसेट्स का परसेंटेज है इस कंपनी का। अब समझ लीजिए आपके इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए के आपके इस कंपनी में शेयर्स है। अब उस 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है, तो वो होता है 10,000 रुपए। अब इस 10,000 रुपए का आपके उसके अंदर कंपनी के अंदर आपके 10,000 रुपए की लिक्विड एसेट्स आपके उस कंपनी के अंदर मौजूद है। अब आपने करना क्या है, इसी 10,000 रुपए का 2.5% कितना होता है ये निकालना है, जो कि निकल कर आएगा 250 रुपए। अब ये 250 रुपए आपको ज़कात अदा करनी आपके ऊपर फर्ज हो जाती है। थर्ड मेथड 25% ऑफ द टोटल अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में आप अगर म्यूचुअल फंड में देखोगे, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो करीब करीब म्यूचुअल फंड में आपका जो इन्वेस्टमेंट जाता है वो करीब करीब 30 40 50 कंपनियों में डिवाइड हो जाता है। अब कौन से कंपनी में आपके कितने शेयर्स है ये आप जान नहीं पाओगे। तो आपको ये जो पिछले मेथड में हमने जो देखा उसके अंदर जकातेबल एसेट्स मेथड में हमने जो देखा उसके अंदर हम जो जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे थे एक्चुअल में लिक्विड एसेट्स कितना है, वो लिक्विड एसेट्स इन 40 कंपनियों में फाइंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास किसी भी तरह और आपके पास इंडिविजुअल आपका कोई शेयर भी खरीदा हुआ है आपने, तो उसके बारे में आपको अगर कोई अंदर से डाटा निकालना आपको लिक्विड एसेट्स का अगर आपको मुश्किल जा रहा हो तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। अब 25% मेथड में क्या होता है, एक्चुअल में ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि ज्यादातर कंपनियों का लिक्विड एसेट जो होता है 25% से ज्यादा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 25% जो अमाउंट होगा उसको जकातेबल एसेट्स समझकर हम उसके साथ में लेते। सपोज मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। XYZ कंपनी का शेयर है आपके पास, समझ लीजिए XYZ कंपनी के 25,000 रुपए के शेयर है, ABC कंपनी के 25,000 रुपए के शेयर है। आपका टोटल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 रुपए का है। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई 1 लाख रुपए की। अब इसके अंदर आप अगर लिक्विड एसेट्स आपके डालोगे तो वो 25% से अगर आप देखोगे तो 25% निकल कर आता है इसका 25,000 रुपए। अब ये जो 25,000 रुपए अमाउंट जो निकल कर आएगा वो आपका होगा जकातेबल लिक्विड एसेट्स। अब इसका अगर आप जकातेबल लिक्विड एसेट्स इस 25,000 के ऊपर अगर आप 2.5% जकात अदा करेंगे तो वो निकल कर आएगी 625 रुपए के कुछ करीब निकल कर आएगी। उतनी आपको जकात अदा करनी होगी, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। मैंने ये जो सारे मेथड्स बताए हैं इसको आप जाकर islamicfinanceGuru.com पर जाकर आप अगर देखोगे तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिल सकती है और भी मालूमात मिल सकती है जो आप उस वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है ज़कात किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है इन्वेस्टमेंट्स पर ये आपको बताने की। इंशाअल्लाह आप लोग भी आपकी ज़कात इंशाअल्लाह फाइंड कर पाओगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।